हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 02। ठीक है। और इस लेक्चर नंबर 02 में हम लोग सीखेंगे चार्ज के बारे में, आवेश के बारे में। और थोड़ी बहुत तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था। और आज थोड़ी सी हम इसको और डिटेल्स में जाएंगे। ठीक है। मैंने पिछले बार में मैंने एक एग्जांपल बताया था कि एक कांच का रॉड लो, जिसको हम छड़ बोलते हैं, तो कांच की छड़ लो, उसको सिल्क कपड़ा से खूब रगड़ो, तो वो क्या होता है, वो आवेशित हो जाती है और उस सिल्क कपड़े को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो यहीं से हम समझेंगे कि चार्ज आवेश होता है और क्या है, और आवेश में किस तरह के गुण होते हैं। तो हम आवेश के गुण के बारे में पढ़ेंगे, वगैरह वगैरह हम पढ़ते चलेंगे। तो प्लीज अपने आप आसपास के डिस्टरबेंस को बंद कर दें, और तो और आराम से कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं, और साथ में आप अपना नोट्स भी बनाते चलो। ठीक है, क्योंकि अपना नोट्स खुद से बनाएं, आपका खुद का बनाया हुआ नोट्स बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। किसी टीचर्स के द्वारा दिया हुआ नोट्स को ना पढ़े, क्योंकि हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ बेसिक से बेसिक जानकारी छूट गई हो जो कि आपको नहीं आती हो। तो कहीं ना कहीं इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप अपना नोट्स हमेशा खुद से बनाए। ठीक है। तो मैंने क्या देखा था पिछले लेक्चर में, कि आवेश है, और आवेश की वजह से हम चुंबकीय गुण और विद्युत गुण जो होता है किसी भी चालक के अंदर या फिर किसी वस्तु के अंदर, अगर विद्युत गुण होता है, चुंबकीय गुण होता है, तो वो जो भी हम उसकी अध्ययन करते हैं वो सब के सब आवेश की वजह से ही अध्ययन करते हैं। मैंने ये भी बताया था कि आवेश को हम किस किस कंडीशन में स्टडी कर सकते हैं। जैसे आगे आवेश अगर विरामावस्था में हो, यानी कि रेस्ट में हो, गति नहीं कर रहा हो, स्थिर हो, तो उस वक्त अगर हम आवेश की अध्ययन करते हैं तो उस कंडीशन को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यही मैंने ये भी बात किया था कि जब आवेश गतिशील होती है, यानी कि मोशन में होता है, गति कर रहा होता है, और जब उस वक्त पर हम आवेश की अध्ययन कर रहे होते हैं, तो उसकी उस ब्रांच को कहा गया है विद्युत गतिकी। ठीक है। इसके साथ साथ जो है कि विद्युत गतिकी को मैंने दो पार्ट में देखा था, जहां पर विद्युत धारा और विद्युत चुंबकीय के रूप में देखा था कि जब आवेश एक नियत वेग से गति करती है और उसके अध्ययन को कहा जाता है विद्युत धारा, और जब आवेश परिवर्तनशील वेग, और जब परिवर्तनशील वेग से कोई भी वस्तु, कोई भी कण, कोई भी पिंड जब गति करती है, तो उसे हम त्वरित गति भी कहते हैं। तो मैंने ये भी देखा था कि जब कोई आवेश त्वरित गति या परिवर्तनशील वेग से गति करती है और उसकी अध्ययन करते हैं, तो वो कहलाता है विद्युत चुंबकत्व। ठीक है। और ये सारे के सारे चैप्टर, विद्युत धारा, विद्युत चुंबकत्व, सब के सब आपको इसी क्लास 12th में सीरीज बाय सीरीज पढ़ना है। जैसे ही आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म होगा, तुरंत करंट इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, तुरंत आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसको हम विद्युत चुंबकत्व कहते हैं, सब एक के बाद एक आपको चैप्टर्स पढ़ने इसी क्लास 12th में। ठीक है। तो चलिए मजे से पढ़ते हैं। तो मैंने क्या किया था कि मैंने बताया था कि आप एक कांच का छड़ लो, पिछले लेक्चर में, कि आप एक कांच का छड़ लो। ठीक है। तो ये मैंने कांच का एक छड़ ले लिया। अब क्या करना है कि इस कांच के छड़ को एक एक सिल्क कपड़ा लो। मान लो कि ये सिल्क कपड़ा है। ठीक है। ये क्या है? ये है सिल्क का कपड़ा, सिल्क का कपड़ा। और यह है कांच का छड़, यह है कांच का छड़। अब होता है क्या कि जब इस कांच के छड़ को सिल्क कपड़ा से क्या करते हैं, इसको रगड़ना है। क्या करना है? इसको खूब रगड़ना है। जब आप इसको रगड़ोगे, रगड़ना है, जब इस दोनों को आपस में, यानी कि इस कांच की छड़ को इस सिल्क के कपड़े से आप इसको रगड़ेंगे, तो कुछ देर रगड़ने के बाद एक काम करो, एक कांच का छड़ ले लो और एक सिल्क कपड़ा लो, और उसको खूब रगड़ते रहो, रगड़ते रहो, रगड़ते रहो, रगड़ते रगड़ते एक कंडीशन ऐसा आएगा कि देखो क्या, कि ये जो कांच, ध्यान समझना यहाँ पे, कि ये जो कांच का जो छड़ है वो इस सिल्क के कपड़े को अपनी ओर आकर्षित करती है। क्या होता है कि कांच का छड़ सिल्क कपड़ा, किसको? सिल्क कपड़ा को, सिल्क कपड़ा को, कपड़ा को आकर्षित करती है। क्या करती है? आकर्षित करती है। तो यहां पर देखा गया कि जब उस कांच की छड़ को हम सिल्क कपड़ा से रगड़े, तो कुछ देर बाद वही कांच का छड़ उस सिल्क कपड़ा को क्या करने लगा? आकर्षित करने लगा। जब ऐसा देखा गया, ऐसा देखा गया, तो वैज्ञानिकों के दिमाग में एक बात उठी कि अच्छा भाई, एक बात बताओ, आखिर ये जो कंचवा के जो छड़वा है, या शीशवा के जो छड़ है, आखिर कपड़वा को अपनी ओर आकर्षित काहे कर रहा है? कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, कुछ ना कुछ तो कारण होगा। जो बहुत सारा इसके ऊपर बहुत गहन अध्ययन किया गया, बहुत गहन अध्ययन किया गया, तो देखा क्या गया कि जब इस कांच की छड़ को इस सिल्क के कपड़े से रगड़ा जा रहा था,
या फिर घिसा जा रहा था, या फिर इन दोनों के बीच में घर्षण हो रही थी, आपको जो करना है वो कर लो। तो जब इस कांच के छड़ को इस सिल्क के कपड़ा से जब इसको रगड़ रहे थे, दोनों के बीच में घर्षण हो रही थी, घिस रहे थे, तो हो रहा था क्या उस टाइम कि जो रड जो है बना हुआ, जो कांच का जो छड़ बना हुआ है, इस कांच से इस कांच के छड़ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल निकल कर इस सिल्क कपड़ा पर क्या हो रहे थे, ट्रांसफर होते। बहुत सारा इलेक्ट्रॉन निकल निकल कर इस सिल्क कपड़ा पर क्या हो रहा था, ट्रांसफर हो रहा था। इस सिल्क कपड़ा पर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन जो है कांच से निकल निकल कर क्या हो रहा था, ट्रांसफर हो रहा था। जब बहुत अध्ययन किया गया तो पाया गया कि इस रॉड से बहुत सारा इलेक्ट्रॉन निकलकर इस सिल्क कपड़े के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, स्थानांतरित हो रहा है। और फाइनली एक कंडीशन ऐसा आता है कि अब जो है इसके बाद जब इस कांच की रड को देखा गया तो इस सॉरी, तो अब इस कांच की रड को देखा गया तो कांच की रड से बहुत सारा इलेक्ट्रॉन जो है वो जा चुका था। कहां जा चुका था, उस सिल्क के कपड़े के ऊपर। तो यहाँ पे हम एक सिल्क का कपड़ा फिर से बना लेते हैं। मान लो कि यही वाला सिल्क का कपड़ा है जो यहाँ पर था, यही वाला सिल्क का कपड़ा है, ठीक है। देखा क्या गया कि अब जो है इस सिल्कवा वाला जो कपड़वा था इसके ऊपर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और ये जो कांच का जो रड था इसके ऊपर बहुत सारे क्या है, तो जैसे देखो एक चीज यहाँ पे समझ लो, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल जैसे हम कहते हैं कि कोई आदमी बहुत ज्यादा न्यूट्रल रहता है, तो बहुत ज्यादा न्यूट्रल रहने का मतलब क्या है, मतलब कि ना वो ज्यादा गुस्सा करेगा और ना ही वो ज्यादा मतलब कि हंसी मजाक, मतलब कि बहुत नॉर्मल नॉर्मल सा रहता है, न्यूट्रल रहता है। तो यहां पर भी अगर हम किसी वस्तु को कहते हैं कि न्यूट्रल है, क्या है वो, न्यूट्रल है, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल का मतलब क्या होता है बच्चों, कि न्यूट्रल का मतलब होता है कि अगर किसी वस्तु में या फिर किसी पिंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसकी, तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो जाए, किसकी संख्या की बराबर होगा, तो प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। तो अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों अगर बराबर होगी तो इसको हम क्या कह देंगे, इसको हम कह देंगे न्यूट्रल। इसको हम क्या कह देंगे, न्यूट्रल। कि अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे, तो उस बॉडी को, उस पिंड को, उस वस्तु को हम कहते हैं न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल, ठीक है। अब यहां पर जब पहले था तो पहले सबसे आरंभिक अवस्था में दोनों रड जो था और ये जो कपड़ा था दोनों क्या था, न्यूट्रल था। न्यूट्रल कैसे, तो क्योंकि ना रड इसको खींच रहा था कपड़ा को और ना कपड़ा खींच रहा था रड को, दोनों जहां पर है वहीं पर अपना स्थिर था। लेकिन जब दोनों को रगड़ा गया तो रगड़ने के क्रम में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन इस रॉड से निकल निकल कर सिल्क कपड़ा पर ट्रांसफर हो गया। और जब ट्रांसफर हो गया तो सिल्क कपड़ा पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी सिल्क कपड़ा पर, ज्यादा, है ना। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की संख्या इस सिल्क कपड़ा पर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। और रड पर क्या बच जाएगा, कांच का रड पर, तो कांच पर की जो रड है, जो कांच की छड़ है, जो शीशे का छड़ है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जब इस कांच की रड और कपड़े के बीच में घर्षण हुआ तो घर्षण की वजह से इलेक्ट्रॉन यहां से निकल निकल कर यहां चले गए कपड़े के ऊपर। और जब कपड़े के ऊपर इलेक्ट्रॉन चला गया तो इलेक्ट्रॉन, कपड़े के पास में इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा और इस रॉड के पास में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है। तो किसकी संख्या ज्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है किसके पास में प्रोटॉन की संख्या एक और प्रोटॉन इसके पास में बहुत ज्यादा हो गया। अब जो है यहां पर प्रोटॉन की संख्या बहुत ज्यादा, यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा। और देखा क्या गया कि जो कांच का जो छड़ था इस कपड़ा को अपनी ओर एक बल लगा के आकर्षित कर रहा था। क्या कर रहा था, आकर्षित कर रहा था। तो ये दोनों के बीच में क्या हो रही है, आकर्षण हो रही है। यहाँ पे हम इसको ऐसे अभी कुछ देर के लिए हम इसको लिख के छोड़ देंगे। क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। चलो ठीक है, आकर्षण हो रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन अभी तक वैज्ञानिकों की बात समझ में नहीं आई थी कि आखिर यहां पर आकर्षण क्यों हो रहा है। तब जो है इसके ऊपर और रिसर्च होना शुरू हुआ। तब फिर दिमाग लगाया गया, एक काम करो, जब हम एक कांच की रड को
एक कांच की छड़ को एक सिल्क के कपड़े से जब रगड़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या कर रहा है, सॉरी एक दूसरे को नहीं, मतलब कि ये जो कांच का छड़ है वो क्या कर रहा है कि सिल्क कपड़ा को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो एक काम करते हैं, अब की दो गो कांच के छड़ लेंगे और दो गो सिल्क के कपड़ा लेंगे, इसके बाद जो है अब जो है सिस्टम तैयार करते कि अब क्या होता है। दूसरे कंडीशन में क्या हुआ कि एक वो कांच के छड़ पहले से था और एक कांच का छड़ फिर से इसने ले लिया। ये लो, एक कांच का छड़ और ले लिया और एक सिल्क कपड़ा जो है वो फिर से एक और सिल्क का कपड़ा ले लिया। अब जब इसको दोनों के बीच में घर्षण करना शुरू किया, यानी कि रगड़ना शुरू किया। घर्षण करना का मतलब क्या हो गया, रगड़ना शुरू किया। जब रगड़ना शुरू किया, अच्छा, और जब इसको रगड़, दोनों इस कांच और इस दोनों कांच के छड़ को इन दोनों कांच ये दोनों सिल्क के कपड़े से क्या हुआ, रगड़ना शुरू किया। जब इस दोनों को रगड़ना शुरू किया तो देखा क्या गया कि अभी भी जो एक कपड़ा था, अभी भी ये जो कपड़ा था, ये वाला कपड़ा, ये कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में आकर्षण तो हो ही रही थी, दोनों के बीच में आकर्षण तो हो रही थी। लेकिन एक चीज और खास बात क्या देखा गया कि जब दोनों रड को रगड़ने के बाद जब दोनों रॉड को आपस में एक दूसरे के पास में लाया गया तो वहां पर एक नया चीज देखने को मिला। क्या नया चीज देखने को मिला, तो वहां पर देखने को मिला कि जो रॉडवा है एक दूसरे को धक्का दे रहा था। यहाँ पर एक दूसरे को क्या कर रहा था, दोनों सिस्टम एक दूसरे को आकर्षित कर रही थी, लेकिन यहाँ पर आकर्षित ना करके जहां पर जो है वो प्रतिकर्षित कर रही थी। क्या कर रही थी, प्रतिकर्षित कर रही थी। तब फिर अब एक चीज और यहाँ पर क्वेश्चन से राइज हुआ क्या कि आखिरकार जहां पर कांच और कपड़ा एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है, जहां भी कांच कपड़ा एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है, जहां भी ये कांच का रड और कपड़ा एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है, लेकिन जहां पे जब दोनों छड़ को एक साथ जब रख दिए तो दो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, कि विकर्षण हो रहा है, कि ये वाला रड इसको धक्का दे रहा है और ये वाला रड इसको धक्का दे रहा है। अब हुआ कि अब क्या किया जाए, एक टेस्ट और किया गया, क्या कि अगर क्या किया कि दोनों कपड़ा जो था, दोनों कपड़ा जिससे हम क्या कर रहे थे, जिससे हम रड को रगड़ रहे थे, अगर क्या किया कि दोनों कपड़ा को ही एक साथ रख दिया गया नजदीक में, तो इस कंडीशन में देखा गया कि दोनों जो सिल्क का जो कपड़ा है इसमें भी कहीं ना कहीं प्रतिकर्षण हो रही है। क्या हो रही है, प्रतिकर्षण हो रही है, जिसको हम एक प्रतिकर्षण को एक और नाम दिया जाता है जिसका नाम है विकर्षण। क्या नाम है, विकर्षण। तो यहां भी कहीं ना कहीं देखा गया कि ये भी दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। ये भी दोनों एक दूसरे को, यानी एक कपड़वा दूसरे कपड़वा को धक्का दे रहा है, एक छड़ दूसरे छड़ को धक्का दे रहा है, लेकिन वहीं पर छड़ और कपड़ा एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, यहां पर भी छड़ और कपड़ा एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। तो बहुत सोचने समझने के बाद फिर ये बात निकली यहां से कि अच्छा, जब इन दोनों के बीच में घर्षण होता है तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, और इलेक्ट्रॉन की स्थानांतरण की वजह से ये जो कांच का रॉड था, उस कांच के रॉड के ऊपर बहुत सारा प्रोटॉन जम जाते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारा प्रोटॉन। तो जब इस वाला रडवा को, ये मान लो कि यह है रड नंबर 1, यह है रड नंबर 2, यह है कपड़ा नंबर 1, यह है कपड़ा नंबर 2, है ना, यह है रड नंबर 1, एक कपड़ा नंबर 1, ये रड नंबर 2, ये कपड़ा नंबर 2। तो यहाँ पर भी ये रड नंबर 1 इसको कर दो, ये हो गया रड नंबर 2, यहाँ पर भी इसको कपड़ा नंबर 1 कर दो, ये हो गया कपड़ा नंबर 2। अब इसमें देखा क्या गया कि जब दोनों को आपस में जब घर्षण कराते हैं, खूब जब रगड़ते हैं कपड़वा से इस कांच की छड़वा को, तो देखा क्या गया कि बहुत सारा इलेक्ट्रॉन निकल कर रडवा से कहां जा रहा था, इसके ऊपर जा रहा था, कपड़वा के ऊपर। जब ये इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे मैंने बताया, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के कहां जा रहा है, इस कपड़ा के ऊपर। जब कपड़ा के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन जब जा रहा था तो इसके ऊपर क्या बच जाएगा, रडवा के ऊपर बहुत सारा प्रोटॉन, P4 प्रोटॉन, P4 प्रोटॉन बच जाएगा। P4 प्रोटॉन यानी कि रड के ऊपर क्या हो जाएगा, बहुत सारा प्रोटॉन बन जाएगा, इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा, बहुत सारा प्रोटॉन बन जाएगा। और वो कहां जा रहा था, तो वो जा रहा था उस सिल्क के कपड़े के ऊपर, यानी कि जो दोनों जो कपड़वा है ऊपर क्या होगा, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, बहुत सारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये लो, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन दोनों कपड़वा के ऊपर क्या हुआ कि खूब सारा इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जम गया।
और यही कहीं ना कहीं देखा गया कि जब दोनों रड़वा को एक साथ लाएं तो प्रतिकर्षण, दोनों कपड़वा को एक साथ लाएं तो भी प्रतिकर्षण, लेकिन जब रड़वा और कपड़वा को लाएं तो आकर्षण। तब जाकर बात समझ में आई कि अच्छा कहीं ना कहीं कुछ ऐसा तो कारण नहीं है कि एक वो प्रोटोनवा वाला दूसरा प्रोटोनवा वाला को धक्का दे रहा है, और यहां पर इलेक्ट्रॉनवा वाला भी इलेक्ट्रॉनवा वाला को क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है। जी हाँ, यही बात थी। यानी कि एक जो प्रोटॉन से भरा हुआ रड था वो दूसरे रड जो प्रोटॉन से भरे हुए जो रड है दूसरा, उसको क्या कर रहा था, धक्का दे रहा था। और यहां पर भी एक जो इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ जो कपड़ा था और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ जो कपड़ा था, दोनों के बीच में क्या हो रही थी, प्रतिकर्षण हो रही थी। तब यहां से फिर बात समझ में आई कि अच्छा इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश होता है बाबू, धन आवेश होता है या ऋण आवेश। तो आप लोग को पता होगा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश जो होता है वो होता है ऋण आवेश। क्या होता है, वो होता है ऋण आवेश। और प्रोटॉन, P फॉर प्रोटॉन हम लिखते हैं, P फॉर प्रोटॉन के ऊपर होता है धन आवेश, धन आवेश। अच्छा, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश होता है कि नहीं, याद रखना है सब चीज। न्यूट्रॉन, जिसको हम N से लिख रहे हैं, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश होता है कि नहीं, नहीं। न्यूट्रॉन के ऊपर आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन के पास में सिर्फ और सिर्फ द्रव्यमान होती है, आवेश नहीं होता, याद रखना, आवेश नहीं होता। तब देखा गया कि इस पर जब हुआ क्या कि कपड़वा पर जब बहुत सारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के वजह से एक कपड़वा जो है पूर्ण रूप से, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा इस कपड़े के ऊपर उतना ही ज्यादा क्या होगी, ऋण आवेश होगा इस कपड़े के ऊपर। तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारा ऋण आवेश दोनों कपड़ा के ऊपर। यहां पर बहुत सारा प्रोटॉन तो यहां पे बहुत सारा धन आवेश इस रॉड के ऊपर। यानी कि वास्तव में इस रडवा के ऊपर बहुत सारा प्लस चार्ज आ गया था, यानी कि धन आवेश आ गया था। और यहां पर भी इस रडवा के ऊपर क्या हो गया, बहुत सारा धन आवेश हो गया। और यहां पर इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके ऊपर बहुत सारा माइनस चार्ज हो गया, ये लीजिए माइनस चार्ज। और यहां पर भी इसके ऊपर बहुत सारा ऋण आवेश, यानी कि माइनस चार्ज, यानी कि माइनस में आवेश चला गया। और यही कारण था कि दोनों ऋण आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे, दोनों धन आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे। लेकिन यहां पर क्या था कि एगो धन आवेश और कपड़वा पर ऋण आवेश, इसके ऊपर प्लस 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 और इसके ऊपर खूब सारा माइनस, दोनों को क्या कर रहे, दूसरे को आकर्षण कर रहे थे। और यहीं से कहानी निकली क्या कि देखो यहां भी प्लस और यहां भी प्लस, तो दोनों समान जाति के हैं ना। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लो फिर हम आगे की बात करते हैं। हो गया, यहां पर क्या है कि दोनों समान जाति का, दोनों क्या है, समान जाति का, यानी कि प्लस प्लस है। तो प्लस प्लस है, समान जाति का है, समान जाति का है तो इसका एक नाम दे दिया गया। क्या नाम दिया गया, तो इसका नाम दिया गया सजातीय। क्या नाम दिया गया, सजातीय, सजातीय आवेश, सजातीय आवेश। आवेश तो है लेकिन कैसा है, समान जात का है। तो जब समान जात जब समान जात का आवेश होता है, जब सजातीय आवेश होते हैं, तो देखा गया कि सजातीय आवेश जब किसी भी चालक के ऊपर, किसी भी कंडक्टर के ऊपर, किसी भी वस्तु के ऊपर, किसी भी पिंड के ऊपर जब सजातीय आवेश है तो सजातीय आवेश के बीच में कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, तो प्रतिकर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। और इस प्रतिकर्षण का दूसरा नाम है विकर्षण। क्या नाम है दूसरा, विकर्षण। ठीक है, दूसरा केस में क्या था, यहां पर इसके ऊपर बहुत सारा प्लस, इसके ऊपर बहुत सारा माइनस, यानी कि ये ऊपर बहुत सारा क्या है, प्लस है, और एक ऊपर बहुत सारा क्या है, माइनस है। यानी कि वहां पर देखा गया दूसरे केस में क्या देखा गया कि विपरीत आवेश, विपरीत। तो विपरीत के लिए यहां पे हम लिखते हैं विजातीय आवेश। क्या लिखेंगे, विजातीय आवेश, विजातीय आवेश। और विजातीय आवेशों के बीच जो होता है बाबू, वो होता है आकर्षण। विजातीय आवेशों के बीच हमेशा क्या होगा, आकर्षण होगा। तो याद रखिएगा कि सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण। ठीक है,
प्रतिकर्षण का दूसरा नाम विकर्षण, और यहां पर तो आकर्षण सिर्फ आकर्षण ही है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताओ कि अगर प्लस चार्ज और प्लस चार्ज है तो क्या होगा, आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा? प्लस चार्ज है और क्या है, प्लस है, तो बताना है आपको कि क्या होगा, आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण। तो आप सिंपली क्या कहेंगे कि यहां पर जो है वो प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि क्या है, दोनों प्लस प्लस, तो दोनों प्लस प्लस का मतलब क्या, सजातीय आवेश, और सजातीय आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, जिसका दूसरा नाम विकर्षण होगा। यही अगर वो माइनस माइनस दोनों पर क्या होता, माइनस माइनस आवेश होता, माइनस माइनस चार्ज होता, तो क्या होता, तब भी प्रतिकर्षण होता, तब भी क्या होता, प्रतिकर्षण होता। देखो यहाँ पर इसके ऊपर भी माइनस, इसके ऊपर भी माइनस, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण, और दोनों के सजातीय आवेश और सजातीय आवेश के बीच में प्रतिकर्षण होगा। अगर एक के ऊपर प्लस और दूसरे के ऊपर माइनस हो तो क्या होगा, तब इस केस में होगा भैया आकर्षण। क्या होगा, आकर्षण होगा, क्योंकि विपरीत आवेश है ना, एक के ऊपर क्या हो गया प्लस, दूसरा के ऊपर माइनस, तो क्या हो जाएगा, आकर्षण। और यही अगर माइनस प्लस करो तो भी बात एक ही है, प्लस माइनस रखो या माइनस प्लस रखो, विजातीय आवेश होगी, और विजातीय आवेश के बीच में क्या होती है, तो वो होती है आकर्षण। तो यहां से इतनी सारी बातें जो है वो कन्फर्म हो गई। ठीक है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। तो अगर अब आपसे कोई पूछे, ध्यान से यहाँ पे सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूँ। लाइट कट गई बट कोई बात नहीं, फिर भी इन्वर्टर का बल्ब जल रहा है। ओए इलेक्ट्रिशियन, ओए कान में हेडफोन लगा रहे थे, कुछ ध्यान नहीं देता है, लाइट कट गई, कुछ उपाय करोगे? चलो, तो यहाँ पर हाँ, तो अगर आपसे कोई पूछे, नहीं उस फ्लैश लाइट को ऑफ कर दो क्योंकि साइन करेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ कि जब सिल्क के कपड़े से कांच की छड़ को रगड़ने पर सिल्क की कपड़ा कांच के छड़ की ओर आकर्षित क्यों होती है? ठीक है, फिर से क्वेश्चन सुनने का कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सिल्क के कपड़े से कांच की छड़ को रगड़ने पर सिल्क की कपड़ा कांच की छड़ की ओर आकर्षित क्यों होती है, तो आप क्या आंसर दोगे? आप, हमें लगता है कि आप आसानी से आप लिख सकते हो एग्जाम हॉल में भी, या फिर किसी को बनाओ तो आप बता सकते हो कि भैया जब सिल्क की कपड़ा से कांच की छड़ को रगड़ते हैं या फिर दोनों के बीच में घर्षण करते हैं, तो घर्षण के कारण कांच की छड़ से सिल्क की कपड़ा पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, और इस स्थानांतरण की वजह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से निकल कर सिल्क के कपड़े पर चले जाते हैं, जिस वजह से सिल्क का कपड़ा पूर्ण रूप से पूरी तरह से ऋण आवेशित हो जाती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास में ऋण आवेश होता है। क्या होता है? ऋण आवेश होता है। ठीक है, तो आप इसे बना के लिख लेंगे क्या कि कांच जो सिल्क का कपड़ा था वो ऋण आवेशित हो जाता है, तथा कांच की छड़ के ऊपर बहुत सारा प्रोटॉन बचे रह जाते हैं, या फिर बहुत सारा प्रोटॉन होते हैं, जिस वजह से वो धन आवेशित हो जाता है। और ऋण आवेश और धन आवेश के बीच में आकर्षण होती है, क्योंकि ये दोनों के ऊपर विजातीय आवेश हो गए। क्या होगी? विजातीय आवेश हो गए, और इस वजह से दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षण करते हैं। तो हमें लगता है कि आप कहीं ना कहीं इसका जवाब, इसका आंसर बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको सजा के लिख सकते हो। ठीक है, चलिए जल्दी यहां से आप इसको स्क्रीनशॉट करें, फिर हम आगे की बात करते हैं। हो गया? स्क्रीनशॉट हो गया? जल्दी से बताया, स्क्रीनशॉट हो गया? देखो थोड़ा सा हम यहाँ पे एक चीज और बात कर लेते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं होता, प्रोटॉन के ऊपर धन आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश होता है। तो ये चीज आप याद रखोगे। ठीक है, ये चीज आप क्या करोगे? याद रखोगे। कहां क्या मिटाने वाला? ये रुमाल बड़ा काम का चीज है, क्या ना हो? बोल रहे हैं कि रुमाल जो है ना बहुत काम की चीज है। और अक्सर शादी में ना साली जो गिफ्ट में रुमालें देती है, नहीं देती है? जिया जी के अक्सर जो है साली लोग गिफ्ट में रुमाल देती है। चलिए आइए कहा देखते हैं। यहां पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब जो है यहां से हम पढ़ेंगे आवेश की गुण, आवेश की गुण के बारे में। ये तो हो गया
ऋण आवेश, धन आवेश, न्यूट्रल किसको कहेंगे, तो न्यूट्रल भी आपको समझ में आ ही गई होगी कि क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों समान रूप से होता है, दोनों समान रूप से बटे हुए हैं, दोनों की संख्या समान होती है, तो उसको हम उस पिंड को, उस वस्तु को, उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल करें। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें हो चुकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे 2 पॉइंट सिर्फ देखेंगे। आवेश, आवेश एवं द्रव्यमान में अंतर या संबंध, जो आप कह दो आवेश एवं द्रव्यमान में अंतर कह दो, या फिर आवेश और द्रव्यमान में संबंध। देखो आपको तो पता होगा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, या फिर मास ऑफ प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की द्रव्यमान कितनी होती है। एक मिनट, सबसे पहले कि जिसको पता है आप हमें कमेंट करो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन। जल्दी से आप कमेंट कीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। जल्दी से कमेंट कीजिए। हो गया, चलिए इधर देखिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, एम का मतलब मास और ई का मतलब इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। 9.3 कर दिया, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, ये होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही अगर हम मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो कितना हो जाएगा, तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है बच्चों, यानी कि न्यूट्रॉन की जो द्रव्यमान होती है, न्यूट्रॉन की जो मास होती है, वो लगभग कहीं ना कहीं प्रोटॉन के द्रव्यमान के समान वही होता है, यानी कि 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। लेकिन प्रोटॉन की जो द्रव्यमान होती है थोड़ी सी ज्यादा होती है न्यूट्रॉन से। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा आप इसको कि प्रोटॉन सॉरी न्यूट्रॉन की द्रव्यमान कहीं ना कहीं प्रोटॉन से थोड़ी सी ज्यादा होती है, थोड़ी सी ज्यादा। हम उसको उतना यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा वास्तव में होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर पढ़ रहे आवेश और द्रव्यमान में अंतर। देखो देखा गया क्या, को जितना भी इलेक्ट्रॉन था, जितना भी प्रोटॉन था, जितना भी न्यूट्रॉन था, किसके किसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर और न्यूट्रॉन के ऊपर। देखा क्या गया कि इलेक्ट्रॉनमा के पास में आवेश था, कैसा था, तो माइनस था, यानी कि ऋण आवेश था। प्रोटोनमा के पास में आवेश था, जी हाँ था, कैसा था, तो प्लस था, यानी कि धन आवेश था। न्यूट्रॉनमा के पास में आवेश था, नहीं, कोई भी आवेश नहीं था। तो यहां अच्छा, क्या इस इलेक्ट्रॉनमा के पास में द्रव्यमान था, हाँ देखो इलेक्ट्रॉन के पास में द्रव्यमान है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। बढ़िया से इसको लिख देते हैं, कितना 31 kg इसके पास में इलेक्ट्रॉन के पास में द्रव्यमान था। क्या प्रोटॉन के पास में द्रव्यमान था, हाँ प्रोटॉन के पास में भी द्रव्यमान था, कितना था 1.67 × 10 के पावर -27 kg। क्या न्यूट्रॉन के पास में द्रव्यमान था, हाँ न्यूट्रॉन के पास में द्रव्यमान था, कितना, तो लगभग वही जितना प्रोटॉन के ऊपर, यानी कि 1.67 × 10 के पावर -27 kg। ये तो क्लियर होगी। तो यहां से देखा क्या गया कि जितने भी आवेश हैं, जितने भी आवेश हैं, आवेशों के ऊपर, आवेशों के पास में द्रव्यमान तो है, आवेशों के पास में द्रव्यमान तो है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो द्रव्यमान है, सभी द्रव्यमान के पास में आवेश नहीं देखने को मिल रहा, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है इसके पास में द्रव्यमान तो है 1.67 × 10 के पावर -27 kg, लेकिन इसके पास में आवेश नहीं है। तो यहां से जो एक रिजल्ट जो निकलता है, एक अंतर तो सबसे पहले यही मिल गया क्या, कि सभी आवेशों के पास में द्रव्यमान होती है, परंतु सभी द्रव्यमानों के पास में आवेश नहीं होती। ये कोई जरूरी नहीं है कि जहां पर द्रव्यमान होगा वहां पर आवेश होना जरूरी है।
लेकिन एक बहुत जरूरी है कि जहां पर आवेश होती है वहां पर द्रव्यमान होगा ही होगा। और जैसे आपको पता हो कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश तो हम इसको ई से दर्शाते हैं, तो ई की वैल्यू कितना हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना हो जाएगा, तो वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब बच्चा लोग बहुत ये भी कंफ्यूज हो, सर यहाँ पर माइनस क्यों लगा है, माइनस, तो अरे भैया इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋण आवेश है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश जो होता है वो माइनस के रूप में होता है, ऋण के रूप में होता है, तो इसके आगे हम माइनस लगा दिए। अच्छा, प्रोटोनमा के ऊपर आवेश कितना होगा, तो प्रोटॉन के ऊपर भी जो आवेश होती है वो कितना होता है, तो वो होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। अब तो बच्चा लोग कंफ्यूज किया ही सर, इसके ऊपर भी आवेश 1.6 गुने 10⁻⁻17 देखने में लग रहा है ना, 19 को, इसको मैं इधर लिखता हूं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन के ऊपर भी आवेश कितना हो जाएगा, E8, प्रोटॉन के ऊपर कितना हो जाएगा प्लस 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि इलेक्ट्रॉन के पास में भी आवेश है और प्रोटॉन के पास में भी आवेश है, लेकिन दोनों अलग अलग किस्म के हैं, एक ऊपर ऋण आवेश है तो दूसरे के ऊपर धन आवेश है। दोनों की परिमाण तो समान है, दोनों के ऊपर 1.6 ही है, लेकिन दोनों नेचर से अलग है, दोनों की प्रकृति अलग है, दोनों का गुण अलग है। एक जो है वो माइनस है, एक ऋण है, और दूसरा क्या है, प्लस है, दूसरा धन आवेश है, एक ऋण आवेश है और एक धन आवेश है। तो यहां पर जो सबसे पहला अंतर बताया वो क्या बताएं, कि सभी आवेशों के पास में, आवेशों के पास द्रव्यमान होती है, द्रव्यमान होती है, परंतु सभी द्रव्यमानों, के पास आवेश नहीं होती। पहला चीज, सभी आवेशों के पास में, देखो यहाँ पे जो भी आवेश था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इसके पास में आवेश भी है, एक ऊपर माइनस एक ऊपर प्लस, तो इसके पास में द्रव्यमान भी है, लेकिन न्यूट्रॉन के पास में सिर्फ और सिर्फ क्या है, द्रव्यमान है, कोई आवेश उवेश नहीं है। तो पहला चीज। दूसरा चीज, अगर आप देखा जाए, काम करो, आप यहां पर हो, आप जब छोटा थे तो आपका वजन कितना था, आपका द्रव्यमान कितना था, जब आप छोटा थे तो आपका द्रव्यमान कितना था, 4 kg था, 5 kg होगा, फिर 6, 7, 8, 9, 10, और आज आपका द्रव्यमान कितना, द्रव्यमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, हमेशा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि अगर आप कहा जाए तो समय के साथ द्रव्यमान क्या हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन आवेश ऐसा नहीं होता। आवेश होता है वो समय के साथ बढ़ता भी है और घटता भी है। अभी क्या किए थे, जब हम कांच की छड़ को जब ऐसे रगड़े जब सिल्क के कपड़ा से, तो सिल्क के कपड़ा के ऊपर ऋण आवेश ज्यादा हो गया, तो वहां पर ऋण आवेश की संख्या क्या हो गई, सिल्क के कपड़ा पर ज्यादा, और छड़ के ऊपर क्या हो गया, धन आवेश ज्यादा हो गया। तो कहीं ना कहीं ये ज्यादा एक कम होते रहता है, तो इसीलिए कहा जाता है बच्चों, इसका दूसरा क्या है, तो दूसरा यहां पर पॉइंट लिखेंगे क्या, कि द्रव्यमान दूसरा पॉइंट यहां पे क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, कि द्रव्यमान हमेशा धनात्मक क्या होता है, धनात्मक होता है, जबकि आवेश क्या हो रहा था, कभी बढ़ भी रहा था और घट भी रहा था, माइनस भी होता है और प्लस भी होता है। यानी कि जबकि आवेश धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट। एक बात बताइए, क्या आपने कभी गतिशील वस्तु की द्रव्यमान को मापा है? अगर कोई वस्तु गतिशील होती है तो क्या उसका द्रव्यमान आपने मापा है गतिशील वस्तु की? जब कोई वस्तु गति कर रही है, जब कोई पिंड गति कर रहा है,
तो गति के वक्त उसकी द्रव्यमान क्या होती है किसी वस्तु की, बढ़ती है या घटती है? जिसको पता वो आप हमें कमेंट करो कि जब कोई वस्तु गति करता है तो उसका द्रव्यमान जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता है या घटता है? देखो, जब भी कोई वस्तु गति करती है ना तो उसका द्रव्यमान जो होता है वो क्या होता है, जल्दी से बताओ, बढ़ जाता है। जब भी कोई वस्तु गति करती है तो उसकी द्रव्यमान जो होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। लेकिन आवेश के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, आवेश ना तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। आवेश जो है वो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो कहा जाता है क्या, यहां से तीसरा पॉइंट क्या कह सकते हैं हम, क्या तीसरा पॉइंट, कि द्रव्यमान, यहाँ पे क्या कहेंगे हम, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि द्रव्यमान चाल पर निर्भर करती है, जबकि आवेश चाल पर निर्भर नहीं करती। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे हो कि सर अगर द्रव्यमान जब चलवा पर निर्भर करेगा तो क्या इसका कोई फॉर्मूला भी होता है, कोई सूत्र भी होता है, कैसे निर्भर करेगा? तो हाँ होता है, आपने पढ़ा होगा कि, अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लो कि m डैश इक्वल टू होता है बच्चों m0 अपॉन रूट ओवर v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। अब ये बताइए सर कि यहाँ पर जो है ये कौची है जी, m0 है, m डैश है, v है, c है, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब होता है कि m डैश का मतलब हो गया गतिशील द्रव्यमान, यानी कि गतिशील अवस्था में। कब? तो गतिशील अवस्था में द्रव्यमान, m डैश का मतलब हो गया। ठीक है। m0 का मतलब क्या हो गया? तो m0 का मतलब हो गया विरामावस्था में द्रव्यमान, यानी कि जब वो विरामावस्था में होगा तब। देखो हमारा हिंदी ना थोड़ा सा वीक है, तो आप लोग अपना अपना हिंदी सही लिखना। तो विरामा अवस्था में द्रव्यमान m0 का मतलब, और v का मतलब हो गया वस्तु का वेग, या फिर चाल भी कह दो, वस्तु का चाल, क्योंकि वेग में से अगर दिशा हटा दो तो उसका परिमाण बचेगा, और परिमाण क्या, चाल हो जाएगा। और c का मतलब क्या हो गया, यहां पे लिख देते हैं, c का मतलब हो गया प्रकाश की चाल। किसकी चाल? प्रकाश की चाल। ठीक है। यानी कि वस्तु की चाल हो, कोई वस्तु हो, कोई पिंड हो, कोई गाड़ी हो, कोई साइकिल हो, कोई मोटरसाइकिल हो, कुछ भी हो, उसकी चाल हम किससे कंपेयर करें? तो प्रकाश की चाल से कंपेयर कर रहे हैं। और ये प्रकाश की चाल आपको पता हो कि प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल की तो होती है 3 × 10⁻⁴ c बराबर कितना होता है, जिसको हम c से दर्शाते हैं कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो होती है प्रकाश की चाल। ऐसा आपने क्लास 11 में चीजें पढ़ रखा होगा। तो ये तो हो गई आवेश और द्रव्यमान में अंतर। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो मैं क्या बोला हूं कि आपको सब एक एक करके बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है। तो हमें लगता है कि इसमें से 1-2 नंबर का अगर आपसे कोई सवाल पूछ दे तो आप आसानी से दे सकते हैं। कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि आवेश और द्रव्यमान में अंतर बता, तो आप आसानी से कह सकते हो कि आवेश के पास में द्रव्यमान होती है, परंतु सभी द्रव्यमान के पास में आवेश नहीं होती। कैसे जी? तो उसको बताना कि देखो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान होता है ना 9.1, मतलब कि 9.1 × 10⁻31 kg, लेकिन उसके पास में आवेश भी है, कितना है? तो -1.6 × 10⁻−19 कूलम। उसी तरह से प्रोटोनमा के पास में भी है, प्रोटोनमा के द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻27 kg, लेकिन इसके पास में आवेश भी होता है कितना? तो +1.6 × 10⁻19 कूलम। लेकिन अगर न्यूट्रॉनमा के देखा जाए तो न्यूट्रॉनमा के पास में सिर्फ और सिर्फ क्या था? द्रव्यमान था, कोई आवेश नहीं था। इसे तो उसको बोले न्यूट्रॉन है, न्यूट्रल रहता है ना। तो यहां से ये तो पहला लाइन आप समझा देंगे। दूसरा क्या है कि द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है, जबकि आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। जी हाँ, देख रहे हैं आवेश किसी के ऊपर बढ़ जाता है, किसी के ऊपर घट जाता है, लेकिन द्रव्यमान क्या हो रहा है? वो हमेशा बढ़ते चल रहा है, हमेशा बढ़ते जा रहा है। आप यूं बच्चा से जवान हो गए, आपकी क्या होगी? आपकी द्रव्यमान बढ़ी है, घटी नहीं है।
इसके बाद फिर आवेश चाल पर भी निर्भर करती है, आवेश चाल पर भी निर्भर करती है, जबकि सॉरी द्रव्यमान ना, हाँ द्रव्यमान चाल पर भी निर्भर करती है, परंतु आवेश चाल पर निर्भर नहीं करती। और इसीलिए हम कहते हैं कि गतिशील वस्तु की द्रव्यमान हमेशा विरामावस्था के द्रव्यमान से क्या होती है, ज्यादा होती है। कैसे? तो इस फॉर्मूले को कभी अप्लाई करके देखना, तेरे को समझ में आ जाएगा। जहां क्या है कि एम डैश बराबर एम नॉट अपॉन रूट ओवर वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जहां पर एम डैश क्या है तो गतिशील अवस्था में द्रव्यमान, एम नॉट क्या है विरामावस्था में द्रव्यमान, v क्या है वस्तु की वेग या वस्तु की चाल, c क्या है प्रकाश की चाल, और c की वैल्यू होगी 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सोचो प्रकाश कितना ज्यादा स्पीड से चलता है ना। चलिए हो गया यहाँ तक की कहानी के लिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम पढ़ते हैं आवेश की गुण। चलिए हो गया, कहाँ गया रुमाल मिटाने वाला, ये रहा। अब हम यहां से पढ़ेंगे आवेश के गुण। देखो आप लोग ने वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है शेयर करो, क्योंकि अभी देखो अभी बहुत सारे कोचिंग क्लासेस क्या हो गए बंद हो गए हैं लॉकडाउन की वजह से, है ना। क्योंकि काफी जगह पर लॉकडाउन लगी तो बहुत सारे बच्चे हैं जो कि घर पे बैठे हैं, उनको हेडक हो जाता है, टेंशन होता है कि यार मेरा 12th का एग्जाम कैसे होगा, कैसे कर पाएंगे। तो प्लीज आप ना उन्हें ये वीडियो दिखाओ, उन्हें वीडियो शेयर करो, ताकि वो घर पर बैठ के घर पर रहकर वो आसानी से अपना प्रिपरेशन कर सके, आराम से अपना प्रिपरेशन कर सके, आराम से अपना तैयारी कर सके। तो मैं हमेशा आप लोग से कहूँ कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, या फिर अगर आपके कोई रिश्तेदार में कोई बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लास 12 की तो उनके पास में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आप इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं आवेश के गुण। क्या? आवेश का गुण, आवेश का गुण, आवेश का गुण। आवेश का गुण में सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है भैया कि आवेश जो होता है, आवेश योगात्मक होते हैं। क्या होते हैं? योगात्मक होते हैं। आवेश का पहला गुण क्या है कि आवेश योगात्मक होते हैं। इसको और बढ़िया से लिखते हैं थोड़ा। आवेश के गुण में सबसे पहला गुण क्या है कि आवेश योगात्मक होते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ सर? ये अगर इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिडेटिव, यानी कि चार्ज इज एडिडेटिव। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे हो कि सर आवेश योगात्मक होते हैं, इस योगात्मक का मतलब क्या होता है? बात समझो। अगर हम तुमसे कह दें कि कोई एक वस्तु है, क्या है? कोई एक वस्तु है, मान लो कि ये, और इसके पास में +3 कूलाम चार्ज है, -4 कूलाम चार्ज है, +2 कूलाम चार्ज है, और -5 कूलाम चार्ज है। अब बताओ कि इसके पास में कुल आवेश कितनी है? इसके पास में क्या है? कुल आवेश कितनी है? कुल आवेश बराबर वाट। तो आप क्या करोगे कि कुल आवेश बराबर लिखोगे, क्योंकि आवेश क्या है? एक अदिश राशि है ना। आवेश क्या है? एक अदिश राशि है। ध्यान रखना, मैंने पिछले बार ही बताया था, पिछले वीडियो में कि आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो इसकी कुल आवेश हम कैसे निकालेंगे? तो क्या करेंगे, सबको हम जोड़ेंगे। तो लिखेंगे +3 कूलाम प्लस -4 कूलाम, तो -4 कूलाम प्लस 2 कूलाम, तो 2 कूलाम प्लस और कितना? -5 कूलाम। तो ये हो गया -5 कूलाम। तो यहां से क्या आ जाएगा? यहां से आ जाएगा 3 + -4, और यहाँ पे हो गया +2 और +2 और +-5। अब आप यहां से कर सकते हैं 3 -4, तो यहाँ पे हो जाएगा -1, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे इसको भी आप कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 2 - 2, और यहाँ पे है -5। तो 2 - 5 कितना हो जाएगा? इसको आप ऐसे कर लो कि यहाँ पर हो जाएगा -1 प्लस और ऐसे इसको सीधा जोड़ो कि -1 और +2 हो जाएगा और -5 हो जाएगा। अब यहाँ से कितना आ जाएगा? तो यहाँ से देखो, यहाँ से हो जाएगा क्या?
यहाँ पे हो जाएगा -3 और -3 और प्लस माइनस 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 यहाँ पे हो जाएगा -4 कूलम। कितना? -4 कूलम। यानी कि इसके पास में फाइनली जो आवेश, जो कुल आवेश है वो कितना है? -4 कूलम है। तो इसको हम कैसे निकालें? तो इसको हम सिंपली बीजगणितीय योगफल, जिस तरह से हम बीजगणित को जोड़ते हैं कि 2 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 8 और जोड़ के जो कितना होता है 4 2 6 6 5 11 और 11 8 19, हम आराम से इसको ऐसे लिख देते हैं। उसी तरह से सिंपली हम इसको जोड़ दिए, उसी तरह से इसको सिंपली हम क्या किए? जोड़ दिए। तो इसी को हम बोलते हैं बीजगणितीय योगफल। क्या हम बोलते हैं? बीजगणितीय योगफल। तो यही कहता है कि आवेश योगात्मक होते हैं। योगात्मक का मतलब क्या हो गया कि अगर किसी वस्तु पर या फिर अगर किसी चालक पर या फिर अगर किसी पदार्थ पर, कुछ भी लिख लो, कि अगर किसी पदार्थ पर क्या है? Q1 Q2 Q1 Q2, Q का मतलब क्या होता है? आवेश। तो मान लीजिए Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, Q3 आवेश है एंड सो ऑन Qn, यानी कि बहुत सारे आवेश हैं। तो उस पदार्थ पर कुल आवेशों या फिर नेट आवेश, कहीं कहीं आपको किसी बुक में नेट आवेशों की संख्या लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो कुल आवेशों की संख्या, क्या? कुल आवेशों की संख्या उन आवेशों के इसको मैं मिटाऊं, इसको मैं मिटाता हूं, ठीक है। उन आवेशों के कैसे जोड़े? तो बीजगणितीय तरीके से जोड़े हैं, है ना। बीजगणित को जैसे हम जोड़ते हैं कि 4 2 6 6 2 8, उसी तरह से हम इसको भी जोड़े हैं। तो कुल आवेशों की संख्या उन आवेशों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है, ठीक है। ये तो हो गया कि आवेश योगात्मक होते हैं, यानी कि अगर कोई वस्तु पर क्या हो? Q1 चार्ज हो, Q2 चार्ज हो, Q3 चार्ज हो एंड सो ऑन क्या हो? Qn आवेश हो। तो अगर आपसे पूछा कि यहाँ पर कुल आवेश कितना होगा, क्या आपसे पूछा जाए कि कुल आवेश कितना होगा बताओ, तो कुल आवेश बराबर क्या लिख देंगे कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन। क्या इसको सिंपली क्या करते हैं? Qn, जितना आवेश दिया हुआ सबको Qn तक के क्या करो? जोड़ते चले जाओ। लेकिन जोड़ते वक्त हम एक चीज का ध्यान रखते हैं, क्या? कि जब इसको जोड़ेंगे तो कहां पर ऋण आवेश है, यानी कि कहां पर माइनस है, कहां पर प्लस है, कहां पर धन आवेश है, इस बात की भी ध्यान रखनी होती है। तो यानी कि योगफल के समय, यहां पे एक पॉइंट लिख लेंगे, क्या? कि योगफल के समय, यानी कि जोड़ते समय, या फिर ऐसे लिखो इसको सिंपली आसान भाषा में, कि जोड़ते समय आवेशों के चिन्ह का भी ध्यान रखा जाता है। जैसे एग्जांपल यही बताया कि मान लो कि कोई सिस्टम है, कोई वस्तु है, कोई पिंड है, इसके पास है मान लीजिए कि -5 कूलम आवेश है, इसके साथ साथ प्लस 3 कूलम आवेश है, और क्या, यानी कि और -1 कूलम आवेश है। अब इसमें अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कुल आवेश कितना होगा, कुल आवेश, तो कैसे लिखेंगे? सिंपली Q1 Q2 Q3 Qn करना है ना, यही तो करना है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 Qn सो ऑन। तो इसको इस तरह से जोड़ दो। सिंपली क्या लिखेंगे? -5 कूलम जोड़ 3 कूलम जोड़ कितना? -1, यहाँ पे लिख देंगे -1 कूलम, कहानी खत्म। -5 प्लस
3 और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 1, तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको सिंपली कर लीजिए, ये -5 और +3 क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे बच जाएगा 2, चिन्ह होगा माइनस का, या -1 तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा सॉरी -3 कूलम। यानी कि इसके पास में नेट आवेश जो है, कुल आवेश जो है, एक्चुअली इसमें जो नेट जो आवेश मिला, नेट आवेश वो कितना मिला है -3 कूलम। यानी कि -3 कूलम का मतलब क्या हुआ, यानी कि ये बॉडी जो है ये मुख्य रूप से देखा जाए तो क्या है माइनस में, ऋणात्मक है, यानी कि ये बॉडी जो है वो कैसा है ऋण आवेशित है। इसका मतलब क्या हो गया ऋण आवेशित है, इसके ऊपर बहुत सारा क्या है ऋण आवेश, इसके साथ साथ ऋण आवेश कितना है, तो इसके ऊपर जो ऋण आवेश जो है वो 3 कूलम ऋण आवेश है। बाकी के सब आवेश कहां गए, तो बाकी के जो ये सब आवेश थे -5 +3 -1, एक कहीं ना कहीं आपस में प्रोटॉन के साथ शिफ्ट होके, प्रोटॉन के साथ में कोऑर्डिनेशन बना के एक तरह से न्यूट्रल का बिहेव किए, लेकिन न्यूट्रल के बिहेव करते 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 कंडीशन ऐसा आया कि इसके पास में -3 कूलम की 3 कूलम आवेश ज्यादा हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन यानी कि माइनस वाला जो आवेश था वो 3 कूलम क्या है ज्यादा है, और इस वजह से हम इसको बोल दिए ऋण आवेशित। तो -3 कूलम का मतलब ये हुआ। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।